बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। नेट मीटरिंग रेगुलेशंस के बाद प्रोटेक्टेड सार्फिन पर भी फिक्स चार्जेस आयद करने की तजवीज सामने आई है, जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नेपरा की जानिब से सोलर से मुतालिक नए रेगुलेशंस के इजरा का नोटिस ले लिया है। पावर डिवीजन को मौजूदा सार्फिन के कॉन्ट्रैक्ट के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक फौरी नज़रसानी अपील की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतही खसूसी इजलास हुआ, जिसमें इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। सोलर से मुस्तफ़ीद होने वाले 4,66,000 सार्फिन का बोझ 3 करोड़ 76 लाख से ज़ायद सिर्फ नेशनल ग्रिड से बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर ना पड़े। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पावर डिवीजन को जामे लाएअमल तश्कील देने की हिदायत भी की है। अहम सवाल यह है कि क्या ये नेट मीटरिंग रेगुलेशंस में तब्दीलियां जनाब वज़ीर आज़म के इल्म में लाए बगैर की गई, जो इन्हें अचानक नोटिस लेना पड़ा। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी तो गुज़िश्ता रोज सेनेट में नई रेगुलेशंस का दिफा करते रहे। अब देखना होगा कि वज़ीर आज़म के नोटिस के बाद वज़ीर तवानाई के मौक़िफ़ से भी कोई तब्दीली आती है या नहीं, या वज़ीर आज़म का नोटिस महज अवाम को मुतमईन करने की एक कोशिश है। मुल्क में इस वक्त सोलर सिस्टम से तकरीबन 7,000 मेगावाट के लगभग बिजली पैदा की जा रही है, जिसमें नेट मीटरिंग के अलावा नॉन नेट मीटरिंग सोलर सार्फिन भी शामिल है। नए कवायद के तहत सोलर सार्फिन को अब इजाज़त नहीं होगी कि वो अपनी मंजूर शुदा बिजली की हद से ज़्यादा सलाहियत का सोलर सिस्टम लगाए, जिसका मकसद यह है कि घरेलू सार्फिन ज़रूरत से कई ज़्यादा बिजली बनाकर ग्रिड को फराहम ना करें। माहिरीन के मुताबिक नए निज़ाम की वजह से मुल्क में कौमी ग्रिड से बिजली की कम खपत है, जिसे हुकूमत बढ़ाना चाहती है, जबकि नेट बिलिंग का नया निज़ाम सार्फिन को बैटरी सिस्टम को अपनाने पर मजबूर कर सकता है, क्योंकि नेट बिलिंग के निज़ाम की शराइत के बाद अब यह निज़ाम सोलर सार्फिन के लिए ज़्यादा पुरकशिश नहीं रहा। दूसरी जानिब जब नेट मीटरिंग के नए रेगुलेशंस के शोर में नेपरा में बिजली के नए टैरिफ के लिए पावर डिवीजन की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसमें पावर डिवीजन की जानिब से प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस तजवीज़ किए गए, जबकि क्रॉस सब्सिडी को कम करने की तजवीज़ भी पेश की गई। पावर डिवीजन की जानिब से प्रोटेक्टेड सार्फिन के माहाना 100 यूनिट इस्तेमाल पर 200 रुपये, माहाना 200 यूनिट पर 300 रुपये फिक्स चार्जेस, जबकि 100 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 275 रुपये और 200 यूनिट पर 300 रुपये चार्जेस की तजवीज़ है। हुकाम के मुताबिक माहाना 300 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 350 रुपये, 301 से 400 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 400 रुपये, 401 से 500 यूनिट इस्तेमाल पर 500 रुपये करने की तजवीज़ है। माहाना 600 यूनिट इस्तेमाल पर फिक्स चार्जेस 75 रुपये इजाफे से 675 रुपये और माहाना 700 यूनिट तक इस्तेमाल पर फिक्स चार्जेस 125 रुपये कमी से 675 रुपये और माहाना 700 यूनिट से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल पर फिक्स चार्जेस में 325 रुपये कमी से 675 करने की तजवीज़ दी गई है। हुकूमत एक तरफ सनती सार्फिन को रिलीफ देने का ऐलान करती है, तो दूसरी तरफ घरेलू सार्फिन पर बिजली गिराने का प्लान ले आती है। सवाल यह है कि हुकूमत चाहती क्या है? क्यों महंगाई के मारे अवाम को बार बार बिजली के झटके दिए जा रहे हैं? हुकूमत IPPs की कैपेसिटी पेमेंट से छुटकारे का क्रेडिट तो लेती है, लेकिन इसके समरात अवाम तक पहुंचने से पहले ही इन्हें नए चक्कर में उलझा भी देती है। नून लीग, जिसने अपने मंशूर में सिस्टम में 10,000 मेगावाट सोलराइजेशन के जरिए लाने का वादा किया, अब नई डगर पर चल रही है। यूं लगता है कि नई नेट मीटरिंग रेगुलेशंस की क़यादत करने वाले वजीर तवानाई अपनी ही जमात के मंशूर से लाइल्म है। नून लीग ने मंशूर में 2029 तक बिजली सस्ती करने का वादा भी किया था, लेकिन लगता है कि बिजली सस्ती करने के नाम पर आवाम को नंबर्स के हेर फेर में उलझाया जा रहा है। हुकूमत एक तरफ बिजली की फ़ी यूनिट बिजली में कमी का दावा तो करती है, लेकिन साथ ही बिजली के बिलों में ऐसे चार्जेस शामिल किए जा रहे हैं कि हर बिल में एक नए कॉलम का इजाफा खामोशी से कर दिया जाता है। फिक्स चार्जेस भी इसी सिलसिले की कड़ी है, यानी प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 200 रुपये फिक्स चार्जेस का मतलब है कि कम से कम 2 रुपये फी यूनिट का इजाफा हो जाएगा। और दूसरी तरफ सोलराइजेशन की तरफ बढ़ते पाकिस्तान को ग्रहण लगाने की कोशिशें भी हो रही हैं। वज़ीर आज़म का इस सिलसिले में नोटिस किस हद तक सीरियस है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर खालिद वली साहब। खालिद वली साहब, सोलर सार्फिन के लिए नेट बिलिंग का नया निज़ाम मुतारिफ कराया गया है, जिस पर आवाम की जानिब से खासी तनकीद भी हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने तो उसका नोटिस लिया है, लेकिन क्वेश्चन ये पैदा हो रहा है कि क्या नेट मीटरिंग रेगुलेशंस में तब्दीलियाँ वज़ीर आज़म साहब के इल्म में लाए बगैर की गई हैं? ये बताएं, और ये भी बताएं कि क्या नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग की तरफ मुंतकली सोलर सार्फिन के माली फायदे पर कोई असर डालेगी? जी बहुत शुक्रिया। आपका तजवीज़ ठीक है कि माइक भी बगैर कंसल्टेशन के ये वाला प्रोसेस जो है वो किया गया है, क्योंकि हमने पब्लिक हेयरिंग में भी देखा नेपरा की, जो काफ़ी जल्दी में की गई, उसमें स्टेक होल्डर्स को उस तरह से शायद मौका नहीं दिया गया। खास तौर पे नेट मीटरिंग का जो इम्पैक्ट दीगर सेक्टर्स पे आता है, क्लाइमेट चेंज पे उसके काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, इंडस्ट्री के लिए वो बड़ा फ़ायदेमंद है।
इसी तरह से यूरोपियन यूनियन का एक रेगुलेशन है जिसको आप कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कहते हैं, वो फ्यूचर में बड़ा इम्पैक्ट करेगा। क्लीन एनर्जी उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह की कंसल्टेशन क्यों के नहीं की गई? तो मेरी भी राय यही है कि शायद प्राइम मिनिस्टर साहब को उस तरह से लूपिंग नहीं किया गया, उसके फवायद उस तरह से नहीं बताए गए, कॉस्ट उसकी ज्यादा बताई गई है, जिसकी वजह से आपको ये वाला डिसीजन जो है वो लेना पड़ा है। ग्रिड के मसाइल बताए गए हैं उनको कि क्या नेट मीटरिंग की वजह से इम्पैक्ट आ रहा है ग्रिड पे, लेकिन ये नहीं बताया गया कि ये जो इम्पैक्ट आ रहा है इसकी असल वजूहत डिफरेंट हैं इससे। इसकी असल वजूहत है कि आपने आईपीपी के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, आपने उनके साथ लॉन्ग टर्म पावर परचेजिंग एग्रीमेंट्स किए हैं टेक और पे की बुनियाद पे, जो कि आपको ग्रिड में जो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस है उसको नीचे लाने में रुकावट है। इसी तरह से ये नहीं बताया जा रहा कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो इनएफिशिएंट हैं, नॉन रिकवरी रेशियो बड़ी ज़्यादा है। तो जब तक आप स्ट्रक्चरल मसाइल सॉल्व नहीं करेंगे, कभी भी आप इस तरह के कॉस्मेटिक मेजर्स लेके कि आप नेट मीटरिंग पे को डिसइंसेंटिवाइज कर दें, आप कभी भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर सकते। ये बताइए, जो मौजूदा 7,000 मेगावाट सोलर पैदावार के तनाजुर में ये जो पॉलिसियां हैं पाकिस्तान में, ये रिन्यूएबल एनर्जी के मुस्तकबिल को मुतासर करेगी? देखिए बिल्कुल जरूर करेंगी। ये एक ऐसा रेवोल्यूशन आया था पाकिस्तान में जिसको सीएनएन से लेके बड़े बड़े गैर मुल्की जरीदों ने कवर किया और पाकिस्तान की एक बड़ी पॉजिटिव स्टोरी जो है वो हाईलाइट हुई। और उसके बाद काफी सारी कंपनीज बैटरी स्टोरेज में आपके जो सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग है उसकी मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में लोकलाइज करने के लिए इंटरेस्टेड हो गई थी। अब वो चीज एक नेगेटिव सिग्नल के तौर पे जाएगी। एक और चीज जो बड़ी बुनियादी कलीदी है कि आपकी जितनी भी ग्रिड की इन्वेस्टमेंट्स हैं वो खतरे में पड़ेंगी, क्योंकि नेपरा का रोल जो है वो बड़ा इनकंसिस्टेंटली, बड़ा ऑब्वियसली डूबियस होके जो है वो आया हुआ है सबके सामने कि नेपरा जो है वो पावर डिवीजन के कहने पे बजाय इसके कि वो रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की तरफ, रेगुलेटरी ट्रांसपेरेंसी को जो है वो फोकियत देता, सिर्फ 2 मेंबर्स के होते हुए, 2 मेंबर्स की पोजीशन वेकेट होते हुए तब भी इतना बड़ा फैसला जो है वो इतनी जल्दी में कर लिया गया। तो ये जो रेगुलेटरी इनकंसिस्टेंसी है ये रिफ्लेक्ट करेगी आपके दीगर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में भी, और ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए एक नेगेटिव जो है वो सिचुएशन बनेगी जिसको शायद अवॉइड किया जाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो नेट मीटरिंग रेगुलेशंस के बाद प्रोटेक्टेड सार्फिन पर भी ये फिक्स चार्जेस आयद करने की तैयारी है, ये बताएं इससे अवाम पर कितना बोझ पड़ेगा, इसकी जरूरत क्यों पेश आई है? आईपीपी से छुटकारा हासिल करना है लेकिन नहीं हासिल हो रहा तो उसकी सजा अवाम को क्यों मिल रही है? देखिए अगेन लेगेसी जो सिस्टम है आपका, लेगेसी कॉन्ट्रैक्ट का जो सिस्टम है आईपीपीस का, उसको बचाया जा रहा है। उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं उनकी सेंक्टिटी को बरकरार रखा जा रहा है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट्स आपने लोगों के साथ किए हैं उसको नहीं देखा जा रहा। जब तक आप प्रो पीपल प्लानिंग नहीं करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ एक सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी को बचाने की कोशिश कर रहे होंगे आईपीपीस को, तब तक आप सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ नहीं जा सकते। आपने प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स की बात की, ये आपकी आईएमएफ की कंडीशनैलिटी है कि आपने जो है वो सारी क्रॉस सब्सिडीज को खत्म करना है ताकि आप इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को और वो कंज्यूमर्स जो ज्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं उनको रिलीफ दे सकें। लेकिन साथ साथ में आपको ये भी देखना था कि किस तरीके से आप ग्रिड की प्राइस को नीचे ला सकते हैं और प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स को एक मुनासिब रेट पे बिजली दे सकते हैं। जब फैसले होने के बाद वज़ीर आज़म उसका नोटिस लें तो फिर देखना यह है कि इन बैटरीज़ का पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा इंपोर्टर आखिर होता कौन है। बहरहाल डॉक्टर खालिद वली साहब, एनर्जी एक्सपर्ट, हमसे बात कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। सियासी फ्रंट पर पीटीआई के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। अडियाला जेल में मुलाकातों के लिए दरवाजे खुलने से पीटीआई का रवैया जारहाना से मसालेहाना हो चुका है। सोशल मीडिया अकाउंट भी कतरे खामोश हैं। अब इस्लामाबाद पर चढ़ाई की बातें नहीं हो रही, बल्कि बैरिस्टर गौहर समेत पीटीआई लीडरशिप ऐसी खबरों की न सिर्फ तरदीद कर रहे हैं, बल्कि बैरिस्टर गौहर तो ये तक कह चुके हैं कि बानी पीटीआई वाजे कर चुके हैं कि वो इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोई कॉल नहीं देंगे। ऐसे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, जिन्हें एहतजाज का एक्सपर्ट बताकर लाया गया, वो भी गुड बॉय बनते नजर आ रहे हैं। सुहेल आफरीदी मार धाड़ को छोड़कर अब कभी वज़ीर आज़म के साथ बैठते नजर आते हैं, कभी सूबाई एपेक्स कमेटी की सदारत करते, तो कभी कोर हेडक्वार्टर पेशावर में आला इजलास जो अमन अमान की सूरत हाल का हो उसका जायजा लेते दिखाई देते हैं। इजलास में कोर कमांडर पेशावर के साथ वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शिरकत अहम है, जिससे साबित होता है कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में वफाकी और सूबाई हुकूमतें एक पेज पर हैं। सुहेल आफरीदी दहशतगर्दी के खिलाफ फैसलों की ओनरशिप ले रहे हैं। दूसरे लफ्जों में कहें कि मुजाहमत की पॉलिसी काम न आई तो सुहेल आफरीदी ने मफाहमत का रास्ता चुन लिया है, जिसके समरात भी आ रहे हैं। अडियाला जेल के दरवाजे खुलना शुरू हो चुके हैं। वो सलमान सफदर, जिन्हें बतौर वकील बानी पीटीआई से मिलने की इजाज़त नहीं मिल रही थी, फ्रेंड ऑफ कोर्ट बनते ही पूरे प्रोटोकॉल के साथ उनके लिए अडियाला जेल के दरवाजे खुले, जहां उन्होंने 3 घंटे गुजारे।
माजी में इतनी तवील मुलाकात की मिसाल नहीं मिलती। बैरिस्टर सलमान सफदर ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अडयाला जेल में बानी पीटीआई की हालत जार पर 7 सफ़ात और 22 पैराग्राफ्स पर मुश्तमिल रिपोर्ट जमा करा दी है। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर सलमान सफदर ने अटॉर्नी जनरल के किरदार की तारीफ की है। सलमान सफदर ने खुद से मंसूब खबरों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि बानी पीटीआई से मुलाकात हुई, सेल का भी विजिट किया, पहली जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट तक मालूमात पहुंचाना थी, रिपोर्ट जमा करवा दी है। अलीमा खान और सलमान अकरम राजा को बानी पीटीआई की सेहत से मुतलिक कुछ नहीं बताया, ना ही गुज़िश्ता रोज़ कोई बयान दिया। जिस तरह से मामलात आगे बढ़ रहे हैं, यही लगता है कि ईद तक कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। बाज़ हलकों में किसी मुमकिन डील की खबरें भी ज़ेर गर्दिश है। अब देखना है कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान ये मुफाहमती फ़िज़ा कब तक बरकरार रहती है। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो अडयाला जेल के बाद हुकूमत और पीटीआई में बराह रास्त मुज़ाकरात का दरवाज़ा भी खुल सकता है, जिससे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और फिर मुआशी इस्तेहकाम के रास्ते भी खुलेंगे। क्या वाकई सियासी फ्रंट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तेवर बदले हैं? इस पर बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हुमायूं महमूद साहब से। हुमायूं महमूद साहब, गुज़िश्ता रोज़ सलमान सफदर साहब की बानी पीटीआई से मुलाकात हुई, आज उन्होंने वो रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। कुछ कयास ज़रा हैं, प्लीज़ ज़रा उसको एड्रेस कर दें कि कुछ पसे पर्दा मामला चल रहे हैं, कोई डील के हवाले से हकीकत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यका नाबुदु व यका नस्तईन। देखिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग। पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं भी दो किस्म की पावर है। एक जिनको हम कह सकते हैं पीपल ऑफ पावर ऑफ पीपल, दूसरा हम कहते हैं पीपल इन पावर। जो पीपल इन पावर होते हैं, ऑफ कोर्स दे वांट टू कंट्रोल सर्टेन, और जो पावर ऑफ द पीपल होता है वो अनडिस्प्यूटेड होता है। उसको आप अगर इक्वेशन में शामिल ना करो तो चीज स्टेबिलिटी की तरफ ले जाती है। दैट इज व्हाट कॉल्ड, जो हम जिसे कहते हैं ना, ये एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो जाती है। दैट इज एक्चुअली द पावर ऑफ द पीपल। अब क्या पीपल इन पावर, उनको हमेशा पावर ऑफ पीपल के साथ कहीं ना कहीं उनको बैलेंस आउट करना पड़ता है। तो क्या इनके दरमियान में कोई बातचीत हो रही होगी? वो हमेशा हो रही होगी, रुकेगी किसी वजह से, तो ये टग ऑफ वॉर होगी, कभी रस्सी इस तरफ खींचेगी, कभी रस्सी इस तरफ खींचेगी, लेकिन दे हैव टू कम इन बैलेंस। इमरान खान को जब तक आप बैलेंस में नहीं लेकर आएंगे, जब तक उसको आप उसको इन इक्वेशन नहीं लेकर आएंगे, पाकिस्तान के अंदर ना तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, ना आपके अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, ना आपके अंदर किसी भी लिहाज से कोई चीज प्रोग्रेस करेगी। ठीक, तो उसको लेकर आने के लिए उनकी भी मजबूरी है। और ऑफ कोर्स हर चीज के लिए ये चीजें मैं ये समझता हूँ, मेरी नजर में मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी, उनको भी ये समझना पड़ेगा कि कुछ चीजें हमें पसंद हैं एज अ पॉलिटिकल पार्टी या एज अ इंस्टीट्यूशन, और कुछ चीजें पाकिस्तान के लिए जरूरी हैं। हमें थोड़े से अपने से उन चीजों से पीछे हट के वो देखना पड़ेगा जो पाकिस्तान के लिए जरूरी है। ठीक, अपने अपने चीजों को वहां पे बैलेंस करना पड़ेगा और पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आए, पाकिस्तान की चीजें। अब अनफॉर्चुनेटली ये चीज इमरान खान के बगैर नहीं आ सकती, तो हमें इमरान खान को इक्वेशन में लाना पड़ेगा। ठीक, यानी दोनों स्टेक होल्डर्स को कहीं ना कहीं लचक दिखानी है। वैसे भी सर, अकड़ता तो मुर्दा है, जिंदा लोगों का काम है अपनी पॉलिसीज़ में, स्ट्रेटजीज़ में लचक लाएं, ताकि एक सोसाइटी के अंदर या माहौल के अंदर या मुल्क के अंदर आपको अगर रहना है ना। सर, मैं कुछ और चीज़ें भी पूछना चाह रहा हूँ। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू से। अब ये बताइएगा कि बानी पीटीआई से मुलाकात से मुतल्लिक कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी से जो स्पेशली मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ है, इस पर बैरिस्टर सैफ साहब कोई किरदार अदा कर रहे हैं। आपके पास कोई है मालूमात इस हवाले से? मैंने मुख्तलिफ लोगों के नाम सुने, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। इट्स नॉट अबाउट किन के कौन किरदार अदा कर रहा है। मैं ये समझता हूँ कि इस स्टेबिलिटी की तरफ हर वो शख्स जो किरदार अदा कर रहा है वन और अनदर वे, इट्स अ गुड थिंग इन द लॉन्ग एंड, इन द लॉन्ग टर्म इट विल बी अ गुड थिंग। अब बुशरा बीबी, ऑल्दो शी इज अ नॉन पॉलिटिकल पर्सन, लेकिन उनको जब आप देखिए, मैं एज अ हस्बैंड, मैं अपने से ज्यादा अपनी वाइफ का कंसर्न मेरे दिल में होगा। अगर आप मेरी वाइफ को इज्जत दोगे या उनको सहूलत दोगे, तो मैं उसके लिहाज से जरा
आपके साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप उनको सख्ती दोगे तो फिर मैं आपसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। ठीक। It's a very natural thing. So I think it can be seen as a start of some kind of क्या कह सकते हो उसे, CBM। CBMs आप कह सकते हैं या कुछ चीजें। अभी ना आपने कहा कि बेगम से मुतल्लिक डेफिनेटली एक हसास चीज़ है ना। राइट नाउ इमरान खान साहब की सेहत को लेके पीटीए का क्या मुतालबा है? क्योंकि बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू साहिबा का दावा है कि इंजेक्शन लगाए जाने के बावजूद इमरान खान साहब की मुतासरा आंख में 10% भी बेहतरी नहीं आई है। देखिए, इससे ये है कि यहाँ पे इस हुकूमत को समझना चाहिए, ये जिसको हम कहते हैं सेंट्रल रेटिनल ब्रेन टेक्निक, ये अब आपकी आंख के अंदर एक पीछे एक आपके समझे एक ट्यूब होती है, इसके अंदर से एक दो वेसल्स गुजरती है, एक आर्टरी और एक वेन होती है। आर्टरी ब्लड लेकर जाती है, वेन लेकर आती है। अगर आर्टरी के अंदर ओक्लूजन हो जाए तो वो इंस्टेंट ब्लाइंडिंग करती है। अगर वेन के अंदर ओक्लूजन हो तो ग्रेजुअल करती है, लेकिन इट एंड्स अप इन दैट। इसको हैंडल करने के लिए आपको आंख के अंदर इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, ये इंजेक्शन लगाने पड़ते। अब उसके लिए यू नीड स्पेशलिस्ट। अच्छा, with all the respect to the colleagues of mine जो कि टेम्स में बैठे हुए हैं, मेरे यंगर कॉलीग होंगे या मेरे आसपास के होंगे, मैं एज द पॉलिटिशियन मैंने एक ऐसा इदारा बनाया हुआ है जो कि द मोस्ट एडवांस्ड इदारा है पाकिस्तान में, एंड दैट इज कॉल्ड शौकत खानम मेमोरियल। ठीक है, अब उस जगह पे ये अगर मैं किसी को, अगर पाकिस्तान में लोग बाहर जा सकते इलाज के लिए 50 रुपए के बॉन्ड के ऊपर, 50 रुपए का बॉन्ड डजंट मीन वो है, ये 50 रुपए का ही बॉन्ड होता है जिसमें आप एक अंडरटेकिंग देते हो, एक ओथ लेते हो कि यार ये बंदा अपना इलाज करवाने बाहर जा रहा है। हम तो वो भी नहीं करवा रहे, हम ये कहते हैं कि उनके जो उनके पर्सनल डॉक्टर्स हैं उनको एक्सेस दो ताकि वो देख सके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इमरान खान इज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी प्रिजनर एंड ही इज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी मैन। तो अगर आप उसको खुदा ना खास्ता जेल के अंदर कोई इस किस्म की चीज हो जाए कि उनको ब्लाइंडनेस हो जाए, दैट विल नॉट गो गुड। अल-शफा वाला अल-शफा से मुतालिक जो मुतालबा सामने आ रहा है, इमरान खान साहब की बहनें जो कर रही हैं, यानी आप उस पर ज़्यादा वजन है कि अगर उनको अल-शफा में इलाज करा दिया जाए, उन्हें उधर एडमिट किया जाए, प्रॉपर तसल्ली तशफ़ी हो जाए, तो वो भी मुमकिन है, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी है। देखिए, इलाज को छोड़े, एक दफा दिखा तो देना, सेकंड ओपिनियन। ठीक है, समझ गया सर। आगे बढ़ते हैं ना, सुहेल आफरीदी साहब, इसको भी मैं सीबीएम में लूँ क्योंकि उन्होंने कहा था मैं इश्क इमरान में मरने की बात करते थे ना। उनके रवैये में भी तब्दीली है जो कि खुश आइंदा है। सूबाई हुकूमत हो, सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के मामले पर एक पेज पे भी नज़र आ रहे हैं, ये रवैया भी थोड़ा तब्दील हुआ है ना। तो इसका ज़्यादा क्रेडिट किसको देते हैं? पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को देते हैं, वफाक को देते हैं, सुहेल आफरीदी को देते हैं, कि अब ये मुफाहमत का रास्ता चुना गया है? मैं इमरान खान की इश्क में मरने को तैयार हूँ, बट एट द सेम टाइम मेरी अपनी, उन्हीं ने, इमरान खान ने मुझे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी। मेरा इश्क अपनी जगह पे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी जगह। ठीक, मैं उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अदा करने के लिए मैं अपना रवैया कुछ और रखूंगा। ठीक है, इश्क में मुब्तला होने का मेरा रवैया कुछ और होगा। वो इश्क मुसलसल चल रहा है। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, क्या आने वाले दिनों में आपको कोई ब्रेक थ्रू का इम्कान है? तहरीक इंसाफ पर उम्मीद है कि आप लोगों के लोगों को रिलीफ मिलेगा? देखिए, अगर अच्छा, लेट मी रीफ्रेज इट। अगर हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट ये काम नहीं करती तो नुकसान इस मुल्क का है। ठीक है, वो कहना मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई। एक खास हद के बाद ना आप उस जगह के आदी हो जाते हो, आपके लिए वो चीज ईज ऑफ हो जाती है। ठीक है, इसका जो नुकसान हो रहा है आप देखते जाओ। आज इन लोगों ने क्या किया, आज इन लोगों ने जो ये सोलर पैनल्स हैं, वो उन लोगों ने उसके लिए जो पॉलिसीज कर दिए, वो बिल्कुल आप ये समझ लो कि टोटली ऑपोजिट कर दिए। इससे जो मुआशरी वो चीज है वो और ज्यादा तबाह होगी। ठीक है, लोग ग्रिड से निकल जाएंगे, लोग ग्रिड को बिल्कुल छोड़ देंगे। जब लोग ग्रिड को छोड़ देंगे, टोटली ऑफ ग्रिड हो जाएंगे, उसका नुकसान मुल्क को ज्यादा होगा एज अपोज टू दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन। मैं आपको खबर दे दूं, वजीर आजम साहब ने ना इस सिलसिले में एक नोटिस भी ले लिया है। अब देखते हैं, वो महज नोटिस है कि
आवाम को वाकई रिलीफ देने में वो कामयाब होंगे या तकलीफ बायसी बनेंगे? बहुत शुक्रिया सेनेटर हुमायूं अहमद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमसे बात कर रहे थे। पाकिस्तान फ्रंट इस ब्रेक के बाद बांग्लादेश इलेक्शन का काउंटडाउन जारी है। चंद घंटे बाद शुरू होने वाले इंतखाबात बांग्लादेश के सियासी मुस्तकबिल का फैसला करने जा रहे हैं। तारिक रहमान की क़यादत में बीएनपी का 10 जमाती और डॉक्टर शफीकुर रहमान की सरबराही में 11 जमाती इत्तेहाद समेत मुख्तलिफ जमातों के 1900 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। 2024 में शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उलटने वाले तलबा की जमात नेशनल सिटीजन पार्टी जमात इस्लामी के इत्तेहाद का हिस्सा है। 12 फरवरी को सुबह से 7:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक 12 करोड़ 77 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर 350 रुकनी जातीय संसद यानी पार्लिमान के 300 अरकान के इंतखाब के लिए अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के अहल हैं, जिनमें 6 करोड़ 48 लाख 25,361 मर्द और 6 करोड़ 28 लाख 85,200 खवातीन वोटर्स शामिल हैं। इंतखाबात के लिए बांग्लादेश भर में 42,766 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। वोटर्स की तादाद के लिहाज से झालू कातिवन सबसे छोटा हल्का है, जिसमें रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 2,28,431 है, जबकि गाजीपुर 2 8,04,333 वोटर्स के साथ सबसे बड़ा हल्का है। बांग्लादेशी अवाम 12 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से खासे पुरजोश है। हालिया सर्वे में 90% से ज्यादा वोटर्स ने अपना हक राय दही इस्तेमाल करने का कहा है, जबकि तकरीबन 8% ने कहा है कि वो फैसला नहीं कर सके या मुमकिन तौर पर वोट नहीं देंगे। अवामी लीग की गैर मौजूदगी में जमात इस्लामी अपनी माजी की हलीफ जमात बीएनपी के मुकाबले में मजबूत पोजीशन पर है। ताज़ा सर्वे बताते हैं 44.1% वोटर्स तारिक रहमान की बांग्लादेश नेशनल पार्टी के तहत, जबकि 43.9 जमात इस्लामी के इत्तेहाद की तरफ झुकाव रखते हैं। बांग्लादेश के इंतखाबात महज एक आईनी अमल नहीं बल्कि एक तवील सियासी कशमकश का मंतकी अंजाम बनते जा रहे हैं। ये इलेक्शन इस सवाल का जवाब देंगे कि क्या बांग्लादेश वाकई जमहूरी रास्ते पर वापस आ रहा है या इक़्तिदार की पुरानी सियासत नए चेहरों के साथ खुद को दोहराने जा रही है। 15 बरस से ज्यादा अरसे तक बरसरे इक़्तिदार रहने वाली अवामी लीग इंतखाबी अमल से आउट है, जबकि बांग्लादेश नेशनल पार्टी, जमात इस्लामी और नई नेशनल सिटीजन पार्टी एक नए सियासी मंजरनामे की तश्कील में मसरूफ़ है। आखिर में सवाल यह है कि क्या ये इलेक्शन बांग्लादेश में कौमी इत्तेहाद पैदा करेंगे या मजीद मुनाफरत को जन्म देंगे? इसका इन्हिसार भी सियासी क़यादत के रवैये, इदारों की गैर जानिबदारी और अवामी फैसले के एहतराम पर है। बांग्लादेश इस वक्त तारीख के एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। अगर इस मौके को दानिशमंदी से इस्तेमाल किया गया तो ये मुल्क जमहूरी इस्तेकाम और मुआशी बहाली की तरफ बढ़ सकता है, वरना इक़्तिदार की पुरानी सियासत नए बहरानों को जन्म दे सकती है। बांग्लादेश के इंतखाबात पर बात कर लेते हैं ढाका में मौजूद हमारे नुमाइंदे नासिर भट्ट से। नासिर, बांग्लादेश के इंतखाबात में अब चंद घंटे बाकी रह गए हैं, इस वक्त क्या गहमा गहमी है, इंतजामात कैसे हैं और स्पेशली कौन से हल्के हैं जहाँ कांटे का मुकाबला मुतवक्के है? देखिए, चंद ही घंटे बाकी हैं और बांग्लादेश की तारीख का सबसे बड़ा इंतखाब और इसके साथ साथ रेफरेंडम जो है वो कल होने जा रहे हैं। इस हवाले से तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से दुनिया भर से आए हुए जो सहाफ़ी थे, मुबस्सरीन थे, उनको ब्रीफिंग दी गई और बताया गया कि 42,950 जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और मजमूई तौर पर 128 मिलियन यानी कि 12 करोड़ 80 लाख जो वोटर्स हैं वो कल अपना हक जो राय दही है वो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कल इंतखाबात से भी बढ़कर कुछ होगा। वो क्या होगा कि कल जो वोटर्स होंगे उनको 2 बैलेट पेपर्स दिए जाएंगे। जी हाँ, एक बैलेट पेपर वाइट कलर का होगा जहां पर बताना होगा कि 50 जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके जो 1750 कैंडिडेट्स हैं उनको आप किसको वोट देना चाहते हैं। लेकिन जो दूसरा बैलेट पेपर होगा वो पिंक कलर का होगा, जिसमें रेफरेंडम का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या जो नौजवानों की जानिब से इनकलाब लाया गया आप उसको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते। याद रहिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली के इंतखाबात होने जा रहे हैं और इस हवाले से कल का दिन इंतहाई अहम है और उसमें हम देख रहे हैं कि अब तक इस हवाले से बताया गया है कि तकरीबन 2 मिलियन वोटर्स ऐसे हैं जिनको लिस्टों से निकाला गया है, यानी कि गुज़श्ता इंतखाबात से लेकर अब तक 2 मिलियन जो वोटर्स हैं वो माइनस हो चुके हैं। और इस हवाले से कहा यह जा रहा है कि 9 लाख के करीब जो अफवाजे बांग्लादेश, इसके साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और जो दीगर कानून नाफज करने वाले इदारे हैं उनके जो एहलकार होंगे वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर तैनात होंगे। इसके साथ साथ
तकरीबन 8 लाख के करीब जो पोलिंग स्टाफ है वो तैनात होंगे और 59 जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो कल खिदमत जो है सर अंजाम देंगे। तो इस हवाले से कहा जा रहा है कि तकरीबन 3 से 4 घंटे में यानी कि सुबह 7:30 शुरू होने वाली जो पोलिंग होगी बगैर किसी तातुल के, ब्रेक के, वक्फे के शाम 4:30 बजे तक जारी रहेगी और उसके तकरीबन 3 से 4 घंटे बाद कहा जा रहा है कि बाकायदा तौर पर जो रिटर्निंग ऑफिसर्स होंगे उनकी जानिब से जो फहरिस्त है जो इंतखाब के नताइज के हवाले से वहां पर तमाम तरह अदादोशुमार जो है जारी कर दी जाएंगे, लेकिन खत्मी जो ऐलान होगा वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से अगली सुबह में ही किया जा सकेगा। अच्छा नासिर, जो सर्वे आ रहे हैं वो बड़े हैरान कौन है ना कि बड़ा कड़ा मुकाबला है जमात इस्लामी और BNP में, तो अवामी लीग के वोटर्स का झुकाव किस तरफ है, वो कहाँ दिखाई दे रहा है? देखिए ये इंतहाई अहम सवाल है और ये सवाल जो है वो दुनिया भर के जो यहाँ पर आए हुए इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं, जो लोकल जर्नलिस्ट हैं, जो मुबस्सरीन हैं, तमाम के जहनों में है और हम कोशिश करते रहें कि इस सवाल के जवाब जो है तलाश किए जा सके। लेकिन जब हमारी बात हुई मुख्तलिफ जो अवामी लीग के वोटर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, जो उनके मुकामी लीडर्स हैं, उनकी जानिब से इस पर किसी भी किस्म का कॉमेंट नहीं किया जा रहा। सरप्राइज हो सकता है लेकिन खासे परेशान भी दिखाई देते हैं और बाज़ाहिर बाइकआउट करते हुए भी दिखाई देते हैं। तो ये कहना कब इस वक्त होगा कि इस हवाले से जो नेशनल बांग्लादेश पार्टी है वो भी कोशिश करते रहे हैं कि जो एक बड़ा वोट बैंक जाहिर है अवामी लीग का यहाँ मौजूद है, उन वोटर्स को किसी भी तरीके से आमादा किया जा सके BNP को वोट करने के हवाले से। खुसूसन जो जमात इस्लामी 11 जमाती जो अलायंस है जिसमें एक बड़ी जो जाहिर है एक बड़ा हिस्सा जो है वो जो नौजवानों की जानिब से बनाई गई नेशनल जो सिटीजन पार्टी है उसका है, उनकी जानिब से भी कोशिश होती रही है कि अवामी लीग के जो वोटर्स हैं उनको किसी भी तरीके से आमादा किया जा सके। लेकिन खुलकर हमें अभी तक अवामी लीग के वोटर्स जो हैं वो सामने आते हुए नजर नहीं आते। लेकिन कल देखना यह होगा कि जो 128 मिलियन वोटर्स हैं उनमें जाहिर अवामी लीग के भी बड़े वोटर्स शामिल हैं। कल वो घरों से निकलेंगे या ना निकलेंगे, वोट डालेंगे तो किस जमात को डालेंगे। लेकिन बहरहाल कोशिश यही की जा रही है दोनों जमातों की जानिब से, यानी कि जो दो बड़े यहाँ पर प्लेयर्स हैं इस वक्त मैदान में, यानी कि एक तरफ है जी BNP और चंद छोटी पार्टीज जो उनके साथ अलायंस में मौजूद हैं और दूसरी जानिब है जमात इस्लामी बांग्लादेश जिनके साथ जो NCP एक बड़ी जो सियासी जमात नौजवानों का चेहरा बनकर सामने उभरी है वो जमात इस्लामी के साथ है और चंद छोटी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि इलाकाई पॉलिटिकल पार्टीज कहलाती हैं वो भी जमात इस्लामी के साथ हैं। तो देखना यह है कि कल होने वाले इंतखाबात में जो अवामी लीग का वोटर है वो किस जानिब जाता हुआ दिखाई देता है। ठीक नासिर, जेनजी जिन्होंने बांग्लादेश की तारीख ही बदल दी है, गेम चेंजर हैं, वो कहा जा रहा है कि नौजवान वोटर इंतखाबी नताइज पर बड़ा फैसला कून असर डाल सकते हैं। क्या ये इंतखाबात बांग्लादेश में कोई सियासी इस्तेहकाम लाएंगे या कुछ मज़ीद कशीदगी का बायस बन सकते हैं? देखिए इस सवाल का जो जवाब है वो स्टैट्स की सूरत में इसलिए दिया जा सकता है कि आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से ब्रीफिंग में वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि मजमूई जो 128 मिलियन यानी कि 12 करोड़ 80 लाख वोटर्स हैं उनमें एक बड़ी तादाद उन वोटर्स की है जो कि पहली दफ़ा वोट कास्ट करेंगे, यानी कि 4 करोड़ 30 लाख वोटर्स ऐसे होंगे जो कि पहली दफ़ा अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। वो तमाम तर जेन जी से ही ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी जानिब से हमने देखा गुज़श्ता माह एक बड़ी जाहिर है हमने गुज़श्ता चंद माह में एक बड़ी मूवमेंट देखी और उनकी जानिब से जो शेख हसीना वाजिद की जो बड़ी जाहिर है एक ताकतवर हुकूमत थी, एक अरसे से हुकूमत मौजूद थी, उसको जो है वो ताकत से बरसर इक़्तिदार वो मौजूद थी, उनको बाहर निकाला गया है। तो हम देख सकते हैं कि जेन जी का रोल बाकायदा तौर पर बांग्लादेश के इंतखाबात में खासा इंपॉर्टेंट दिखाई देता है। बहुत शुक्रिया। ढाका में हमारे नुमाइंदे नासिर भट्ट हमसे बात कर रहे थे। पाकिस्तान फ्रंट इस ब्रेक के बाद T20 वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मैचेस का सिलसिला जारी है। भारत के शहर अहमदाबाद में खेले गए ग्रुप डी के मैच में जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान का मैच अब तक का सबसे सुपर मैच साबित हुआ, जिसका फैसला दूसरे सुपर ओवर में हुआ। जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान का यह मैच ड्रामाई लम्हात से भरपूर रहा। मुकर्ररा 20 ओवर्स में जनूबी अफ्रीका ने 6 विकेटों पर 187 रन बनाए। जवाब में अफगानिस्तान ने भी 187 रन ही बनाए। 20वें ओवर की चौथी बॉल पर फजले हक फारूकी का रनआउट मैच को सुपर ओवर में ले गया। सुपर ओवर में मुकाबले एक बार फिर बराबर हुआ, जिसके बाद दूसरा सुपर ओवर भी तजस्सुस से भरपूर और सनसनीखेज रहा। दूसरे सुपर ओवर में जब 4 गेंदों पर 24 रन दरकार थे तो अफगान बैटर रहमानुल्लाह गुरबाज ने लगातार 3 छक्के लगाकर मैच को सनसनीखेज बना दिया, लेकिन आखिरी 2 गेंदों पर सिर्फ 1 रन ही बन सका और यूं जनूबी अफ्रीका ने यह सनसनीखेज मैच अपने नाम कर लिया।
जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान की तारीख के पहले डबल सुपर ओवर मैच में 4 रन से शिकस्त देकर ग्रुप डी में अपनी पोजीशन मजीद मुस्तकम कर ली है। दूसरी जानिब वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत के हाई वोल्टेज मैच में 4 रोज बाकी है, मगर अभी से ही शायकीन क्रिकेट का जोशो खरोश 7वें आसमान पर पहुंच गया है। कोलंबो के लिए टिकटों की कीमतों में 2 लाख रुपए तक का होश रुपए इजाफा देखने में आ रहा है। कोलंबो की होटल इंडस्ट्री में भी नई जान आ गई है और वहां होटल्स की बुकिंग तेजी से मुकम्मल हो रही है। इस हाई वोल्टेज गेम से कबल भारतीय टीम को बड़ा धचका लग गया। भारत के जारे मिजाज ओपनर अभिषेक शर्मा बीमार होकर अस्पताल में दाखिल हो गए हैं। अभिषेक शर्मा की नमीबिया के खिलाफ मैच में शिरकत मशकूक है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय टीम मैनेजमेंट की कोशिश है कि अभिषेक शर्मा को हाई वोल्टेज मैच के लिए तैयार किया जा सके, लेकिन अभी कुछ कहना कबल वक्त होगा। इतवार को भारत के खिलाफ होने वाले मैच में पाकिस्तानी टीम विनिंग मोमेंटम के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार है। गुज़िश्ता रोज खेले जाने वाले मैच में पाकिस्तान ने अमेरिका को 32 रन से शिकस्त देकर मेगा इवेंट में मुसलसल दूसरी कामयाबी हासिल करके पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन हासिल कर ली है। भारत के खिलाफ मैच के लिए उस्मान तारिक को पाकिस्तान का ट्रम्प कार्ड करार दिया जा रहा है, जिन्होंने अमेरिका के खिलाफ अपने पहले मैच में 3 विकेट लेकर भारत ही नहीं दूसरी टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। चंद सार्फिन ने उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन पर सवाल उठाए तो कुछ ने सवाल किया कि क्या गेंद फेंकने से कबल वक्फा लेना क्रिकेट कवानीन के मुताबिक दुरुस्त भी है या नहीं। इस तनकीद के जवाब में साबिक भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन उस्मान तारिक के दिफा में मैदान में आ गए। रविचंद्रन अश्विन ने नाकदीन को जवाब देते हुए कहा, अगर बल्लेबाज को स्विच हिट खेलने की इजाजत है तो बॉलर को इस तरह का फायदा क्यों नहीं मिल सकता। यहाँ ये बात अहम है कि उस्मान तारिक के करियर के दौरान 2 बार उनका एक्शन रिपोर्ट हुआ, लेकिन दोनों बार उन्हें क्लीन चिट मिल गई। भारत के साबिक इंटरनेशनल अंपायर अनिल चौधरी ने उन्हें क्लियर करते हुए कहा था कि उनका एक्शन बिल्कुल कानूनी है और आईसीसी के कवानीन के मुताबिक है। बैटिंग में पाकिस्तान की उम्मीदें साहबजादा फरहान, साइम अयूब, कप्तान सलमान अली आगा और बाबर आजम से वाबस्ता है। 15 फरवरी का हाई वोल्टेज मैच कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में हो रहा है, जहां इससे पहले श्रीलंका और आयरलैंड का मैच हो चुका है। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों पर 163 रन बनाए थे, जवाब में आयरलैंड की टीम 143 रन पर ढेर हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड का मैच भी हो चुका है। प्रेमदासा स्टेडियम की कंडीशंस को देखते हुए दोनों टीमों के कौन कौन से खिलाड़ी अहम साबित हो सकते हैं, पिच स्पिनर्स के लिए किस हद तक साजगार होगी। पाकिस्तान और भारत की स्पिन बैटर्स को देखें तो दोनों टीमों का कौन सा स्पिनर मैच का पासा पलट सकता है। अमेरिका के खिलाफ शाहीन शाह की कारकर्दगी को देखते हुए सलमान मिर्जा की वापसी हो सकती है या नहीं। बैटिंग में किसका पलड़ा भारी होगा। क्या भारतीय स्पिन अटैक को देखते हुए पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप में किसी तब्दीली का कोई इम्कान है। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए रुक करते हैं कोलंबो में हमारे नुमाइंदे शकील खटक से। शकील, पाक भारत मैच का काउंटडाउन शुरू हो गया है, ये बताएं शायकीन क्रिकेट कितने पुरजोश हैं और इतवार को कितनी बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट स्टेडियम में मैच को एंजॉय करेंगे। देखिए, जहाँ तक जोशो खरोश की बात है तो शायकीन का जोशो खरोश ऐसा है कि यूएसए के मैच के बाद हमारे यहाँ पर कुछ फैंस के साथ बात हो रही थी। पाकिस्तानियों की तो एक बड़ी तादाद पहुँच चुकी है क्योंकि पाकिस्तान की टीम श्रीलंका में तमाम तर मैचेस खेल रही है, जबकि भारतीय फैंस का भी आना बाकी है। मगर श्रीलंकन फैंस काफ़ी हमें लग रहा है कि वो शिकवे कर रहे थे हमें, और हमें ये बता रहे थे कि यार उनको पाकिस्तान और इंडिया के मैच का टिकट्स जो है वो नहीं मिल रहा। वो बार बार इवन यहाँ पर टिकट्स बूथ का भी पूछ रहे थे कि कहाँ पर हमें टिकट्स मिल सकती हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हमें नज़र आए पाकिस्तान और इंडिया के मैच के लिए। क्योंकि पहले थोड़ी सी बिगवडी थी, आया पाकिस्तान खेलेगा नहीं खेलेगा, बायकॉट का मामला चल रहा था। लेकिन जैसे ही ये मामला क्लियर हो गए सारे, तो उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर कि चाहे वो टैक्सी वाले से पूछें चाहे वो किसी और से पूछते, तो यहाँ पर जो जोशो खरोश है वो काफ़ी अरूज पर पहुँच चुका हुआ है श्रीलंकन फैंस का भी। और मेजॉरिटी उनमें से जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, मेजॉरिटी ऑफ देम वर सपोर्टिंग पाकिस्तान। वो बोल रहे थे कि यार हम इस मैच के अंदर ना पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे और पाकिस्तान का हम देखेंगे। और कुछ ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि शायद हमें टिकट चाहे ना मिले तो हम घर पर बैठ के टीवी पर जो है मैच देखेंगे और एंजॉय करेंगे इस मैच को, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैच है और ये क्रिकेट की हिस्ट्री का इससे बड़ा मैच शायद नहीं होता। तो इसी वजह से हर कोई यहाँ पर जो है कोलंबो में काफ़ी पुरजोश हमें नज़र आ रहा है, वो चाहे क्रिकेट फैंस हैं चाहे आम यहाँ पर जो बंदा है श्रीलंका का कोलंबो का रहायशी है। तो तमाम तर यहाँ पर जो जोशो खरोश है वो काफ़ी अरूज पर पहुँच चुका हुआ है। शकील, व्हाट अबाउट कंडीशंस, क्योंकि प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान भारत का मैच है ना, तो जो 2 मैचेस हुए हैं वो टीम जीती है जिसने पहले बैटिंग की है, और ऑस्ट्रेलिया ने आज भी पहले खेलते हुए आयरलैंड को शिकस्त दी। माजी को देखते हुए कैसी पिच होगी? तो पाकिस्तान की टीम ऐसी है कि हमने देखा कि पिछले जो कुछ सीरीज़ हुई हैं उसमें पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की है, लेकिन कोलंबो में जब यहाँ पर एसएससी के ग्राउंड के अंदर स्पेशली यूएसए के खिलाफ मैच हुआ, वहाँ पर उन्होंने टॉस जीता
और हम लोगों ने जो है वो डिफेंड करने के ऊपर चले गए थे, तो अच्छा मुकाबला देखने में आया था। तो इसी तरह से भारत के खिलाफ चूंकि उनका एक प्लेयर अभी तक मैदे में इन्फेक्शन हुआ, अभिषेक शर्मा का, जो कि पावर हिटर है और बड़े अच्छे बैट्समैन भी हैं, उनका अब देखना यह है कि आया वो फिट होते हैं या नहीं। तो इस वक्त पाकिस्तान को थोड़ा सा एडवांटेज जरूर हासिल होगा कंडीशन का, क्योंकि इन्हीं कंडीशंस के अंदर पाकिस्तान ने श्रीलंका के साथ सीरीज भी खेली हुई है, और जब से पाकिस्तान की टीम श्रीलंका में आई है यहीं पर ही प्रैक्टिस सेशन भी कर रही है, और कोलंबो के वेदर से काफ़ी ज़्यादा जो खिलाड़ी हैं वो अब फेमिलियर हो चुके हैं। मगर शकील, उधर उस्मान तारिक ने तो भारतीय मीडिया में अच्छा खासा खौफ डाला हुआ है, भारत में सवालात उठाए जा रहे हैं। वहाँ पर आप बताइएगा, जो दीगर ममालिक के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, वो इनसे मुतालिक क्या कहते हैं? देखिए, जहाँ तक उस्मान तारिक की बात है तो ये तो अब शायद जो हमारे पड़ोसी मुल्क से हो गए हैं या कुछ ऐसे जो क्रिकेट फैंस हैं जिनको शायद इतना अंदाज़ा नहीं है इस बात का, तो उन्होंने शायद आदत बना ली है कि उस्मान तारिक जब भी किसी मैच में खेलते हैं तो वहाँ पर उनके एक्शन को लेकर काफ़ी बातें की जाती हैं। हालांकि उनका एक्शन नो डाउट ऐसा एक्शन नहीं है उनका जो कि रेगुलर आम बॉलर्स का होता है, थोड़ा सा हटके ज़रूर है, मगर ये भी हमें देखना चाहिए कि उस्मान तारिक 2 बार आईसीसी का जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं बॉलिंग एक्शन को लेकर, तो उस्मान तारिक 2 बार अपना बॉलिंग एक्शन क्लियर करवा चुके हैं। तो आई थिंक अब उनके एक्शन के ऊपर तनकीद करना बनता नहीं है। और अच्छी बात तो यह है कि भारत की तरफ से जो रविचंद्रन अश्विन हैं, उनके साबिक स्पिन बॉलर हैं, उन्होंने भी आज उस्मान तारिक के एक्शन को लेकर कहा है कि नहीं यार, अब बस होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वो खेलते आ रहे हैं और जिस तरह से उनका एक्शन है, अब मेरा नहीं ख्याल कि उनके ऊपर सवालात बनते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि उस्मान तारिक जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ लोगों को शायद ये बात हजम नहीं हो रही है कि उस्मान तारिक क्योंकि जो बैटर्स हैं अपोनेंट्स टीम के, उनको खेलते हुए काफ़ी दिक्कत पेश आ रही है, वो चाहे यूएसए के बैटर्स हो या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने उस्मान तारिक को देखा कि जिस तरह से वो खेले थे, तो यूनिक स्टाइल है। और हम उम्मीद करते हैं कि जब इंडिया के खिलाफ भी खेलेंगे तो पाकिस्तान को जीत दिलवाएंगे। जहाँ तक उनके एक्शन की बात है तो ऐसा कुछ मसला नहीं है। होप फॉर द बेस्ट। बहुत शुक्रिया शकील खट्टर। पाकिस्तान फ्रंट से सलमान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।